हेलो स्टूडेंट्स। सो हम आज सीखेंगे व्हाट इज़ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। चैप्टर इज़ वेरी इजी। नाउ पहले बेसिक समझते हैं। मान लेते हैं 17 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से। सो 5 3 ज़ा 15 और मुझे एक रिमाइंडर मिलेगा 2। यानी स्कूल डेज में हम लिख सकते थे 17 इज इक्वल टू 5 जो आपका डिवाइज़र है। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ डी यानी डिवाइज़र। सो डिवाइज़र इनटू कोशंट, ये हमारा था कोशंट प्लस रिमाइंडर जो है हमारा 2। अब इसी को मॉड्यूलो की भाषा में जब हम लिखेंगे तो ये जो डिवाइज़र है ना वो बन जाएगा आपका मॉड्यूलो। और ये कोशंट का कुछ काम नहीं है, कोशंट हम गायब कर देंगे। वी आर कंसर्न विथ रिमाइंडर, यानी हम ऐसा लिखेंगे 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू। देखो 3 लाइन है क्योंकि मैं क्वेश्चन गायब करने वाला हूँ। तो 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू लिखेंगे पहले रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मिला? 2 मिला, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2। और ये रिमाइंडर कब मिलेगा? जब मैं किससे डिवाइड किया था, मैंने क्या था, मेरा डिवाइज़र 5 था। तो जैसे मैंने कहा इसको डिवाइज़र को हम मॉड्यूलो लिखते हैं यानी मॉड्यूलो 5। इसका सिंपल मतलब ये है कि 17 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। क्वोशंट कोई भी हो, क्वोशंट हम नहीं लेते। इन अदर वर्ड्स, आप क्या है 5 वाले राउंड लगाते रहोगे तो 3 राउंड लगाने के बाद 15 तक आप पहुंच जाओगे और 2 बचेगा। यानी 17 तक पहुंचना है तो 5 के आप जो भी राउंड लगाओगे उसके बाद 2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वोशंट हम लिखते नहीं हैं। अब मॉड्यूलो की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी क्या है हम समझ लेते हैं। इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलो 5 उधर भी जा सकता है। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये मॉड्यूलो 5 उधर भेज दो। ओके, तो ये होगा 17 मॉड्यूलो 5। तो ये भी चलता है। अब ये मॉड्यूलो की मेन प्रॉपर्टी क्या है? अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है तो इसका मतलब a माइनस बी डिवाइडेड बाय m वो इंटीजर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर है तो वो सेंटेंस सही है। अब आप यहाँ पर भी देखो। ओके, 17 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करता हूँ तो 3 मिला, इंटीजर मिला, बात सच है। इवन यहाँ पर भी वही होगा कि 2 माइनस 17 डिवाइड बाय 5 करता हूँ तो मुझे इंटीजर मिलना चाहिए। अब देखो इंटीजर नेगेटिव हो तो भी चलेगा। तो ये बेसिक है। चलो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। बताना मुझे कि मॉड्यूलो की भाषा में हम इसको कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं कि ये 14 है और 14 को मैं डिवाइड करने वाला हूँ लेट से 6 के साथ। तो 6 2 ज़ा 12 और बचा है 2। तो बताओ कैसे लिखोगे? तो अगर आपने सही सोचा होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब ये वाला 2 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर लिखेंगे 2 मॉड्यूलो, फिर डिवाइज़र लिखेंगे। डिवाइज़र क्या है? 6 है। चलो एक और एग्जांपल मान लेते हैं 21 और 21 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ लेट से 6 से। सो 6 3 ज़ा 18, बचेगा कितना? 3। तो कैसे लिखोगे मॉड्यूलो की भाषा में? यस, 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू, फिर लिखेंगे हम रिमाइंडर जो है 3 और मॉड्यूलो क्या होगा? 6। चलो अभी ज़्यादा टाइम पास हो गया। अभी देखो ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो। यहाँ पर आपको कहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है। देखो आपको मैं ओरली बता देता हूँ। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये 25 से 3 है तो आप ये 3 को 25 से माइनस करो और 11 से डिवाइड करो। यानी आपको देखना है 25 माइनस 3 डिवाइड बाई 11 क्या ये इंटीजर है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 22 बाई 11, तो ये 2 इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये सेंटेंस सच है, तो तीसरा सेंटेंस सच है। तो देखो यहाँ पर
सेंटेंस इज ट्रू क्योंकि इंटीजर मिला है। चलो अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में देखो, एम की मॉड्यूलो एम की वैल्यू फाइंड करनी है जो 70-80 के बीच में है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये नंबर बड़ा है, मैं आपस में चेंज कर देता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 172 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये मॉड्यूलो एम है ना, उसको दूसरे साइड फेंक देता हूँ। तो हम ऐसा लिखेंगे 14 मॉड्यूलो एम। अच्छा, अब हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जब ये बोल दिया है इसका मतलब है कि 172 माइनस 14 के डिवाइड में मैं अगर m करूँगा तो मुझे मिलेगा इंटीजर। ये इंटीजर मिलना चाहिए। तो अब लॉजिकली आप सोचोगे कि 172 में से 12 गया तो 160 यानी 158 है, बराबर। अब नीचे जो m की वैल्यू है वो 70 और 80 के बीच में है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। कौन सी वैल्यू है दैट आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ इंटीजर मिलना चाहिए। लॉजिकली सोचो कि ये 75 का डबल 150 होता है, यानी इंटीजर 2 मिलेगा। अब सोचो कौन सी ये वैल्यू होगी जब आपको, यानी इन अदर वर्ड्स में बोल सकता हूँ कि ये जो m जिसकी रेंज मुझे पता थी तो वो है 158 डिवाइड बाई 2, दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ m। सो 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा, तो m की वैल्यू मिल गई है 79। ओके, लुक हियर, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m सेटिस्फाइंग दिस। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी, ये 23 माइनस 29 करो एंड दिट शुड बी डिविजिबल बाय m। सो देखो 23 माइनस 29 करोगे तो आपको मिलेगा -6। तो आपको ये सोचना है कि ये -6 में हम कौन से नंबर्स, यानी जिससे हम डिवाइड करें तो इंटीजर आए। तो याद रखो दिस नंबर्स हैज़ टू बी पॉजिटिव, क्योंकि रिमाइंडर है वो नेगेटिव होता नहीं है। तो m जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो -6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो इंटीजर मिलेगा, -6 डिवाइड बाई 3 करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा, ओके। एंड -6 डिवाइड बाई 6 करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा। अच्छा, सिमिलरली वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, ओके, जो आप यहाँ पर देख सकते हो 58 4, तो 58 माइनस 4 करो विच इज़ 54, और 54 शुड बी डिविजिबल बाय m। तो कौन सी वो पॉजिटिव वैल्यूज है जिससे आप 54 को डिवाइड करोगे और इंटीजर मिले। तो देखो 54 डिवाइड बाय 2 हो सकता है, अच्छा डिवाइड बाय 3 हो सकता है, ओके। 18 3 ज़ा 54 डिवाइड बाय 6, यानी सिमिलरली आपको ऐसे वैल्यूज लिखनी है, ओके। और फाइनली 54, क्योंकि 54 बाय 54 विल गिव यू 1, दैट इज इंटीजर। चलो, तो आई होप ये काफ़ी इजी है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो यहाँ पर है, एक्सरसाइज 1.2, प्रूव दैट। ये टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस होंगे तो मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करता हूँ। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पावर 200 इज 1 मॉड्यूलो 10। 3 का पावर 200 इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 10। सॉल्यूशन अब एकदम प्रॉपरली कंसंट्रेशन से देखो। पहला स्टेप ये होगा 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3 मॉड्यूलो 10। अब आप सोचो कि सर ये कैसे लिखा आपने। देखो, कोई भी नंबर यहाँ पर आप लिखो, जो यहाँ है वही लिखो, पावर 1 रखो। मुझे पता है कि 3 का पावर 1 माइनस 3 कोई भी मॉड्यूलो से हम डिवाइड करेंगे तो 0 बाय एनीथिंग 0, वो तो इंटीजर है, यानी ये हमेशा लिख सकते हैं। अगर यहाँ 5 होता तो 5 का पावर 1 इज इक्वल टू 5 मॉड्यूलो जो भी है। यहाँ 7 का पावर 200 होता तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 मॉड्यूलो वॉट एवर इज।
तो याद रखो मॉड्यूलो 10 ही क्यों लिखा, जो दिया है वही मॉड्यूलो लिखो, क्योंकि ये नंबर माइनस ये नंबर दोनों सेम है तो ज़ीरो होगा। ज़ीरो बाय कोई भी मॉड्यूलो जिससे आप डिवाइड करोगे तो ज़ीरो ही मिलेगा, वो तो इंटीजर है। अच्छा, ये तो सिर्फ शुरुआत करने के लिए है, धीरे धीरे करके ये हमें पावर 200 तक पहुंचना है। तो 200 तक पहुंचने से पहले आपको लॉजिकली ये सोचना है कि कोई ऐसा नंबर, जैसे 3 के टेबल में कुछ ऐसा करो जिससे कि जब आप 10 से डिवाइड करो तो 1 आ जाए, क्योंकि 1 आने से हमारा क्वेश्चन इजी होगा। तो मुझे पता है कि भाई 3 का पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ रेस पावर एस 4, तो 3 का पावर 4, और यहाँ पर एक्चुअली मैं वो नंबर ही लिख देता हूँ, वो है 81 मॉड्यूलो 10। अब आपको समझना है कि यहाँ पर ये जो 81 है वो रिमाइंडर है, लेकिन हमें पता है कि 81 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा। तो एक ट्रिक समझो, शॉर्टकट समझो कि ये जो नंबर है 81, उसमें आप ऐड या लेस, ये मॉड्यूलो 10 है तो 10 का कोई भी मल्टीपल कर सकते हो। जनरली तो हम लेस करते हैं क्योंकि ये नंबर छोटा करना है। तो 10 का 8 गुना मैं के 8 लेता हूँ, यानी 80 माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 1 मॉड्यूलो 10। और लॉजिकल है, देखो 81 डिवाइड बाय 10 करोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, ये रिमाइंडर की पोजीशन है। अब मुझे पावर क्या चाहिए, 200 चाहिए, तो मैं फिर से क्या करूँगा, रेस पावर एस 25। ओके, सो 25 नहीं करते हैं, 50 कर देते हैं। सो 3 का पावर 4 तो ऑलरेडी था, जिसका पावर मैंने 50 कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास 1 था, उसका भी पावर 50 करना है। ये प्रॉपर्टी है, दोनों साइड सेम पावर रेस कर सकते हो, मॉड्यूलो 10। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पर पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 का पावर 200, 1 का पावर 50 एक ही रहेगा, और मॉड्यूलो 10। तो ये देखिए हमने साबित कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। वही साबित करना था ना, 3 का पावर 200, यानी 3 का पावर 200 जो भी नंबर होगा उसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो बिना ये इतना बड़ा कैलकुलेशन किए हमने साबित कर दिया कि आएगा 1। चलो एक और मस्त क्वेश्चन लेते हैं। 10 का पावर 515, 10 का पावर 515 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 7, इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 7। तो चलो अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, बराबर सॉल्यूशन। देखो हमेशा पहला स्टेप तो ये होगा, 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलो 7, जो भी मॉड्यूलो है वो तो लिखना है। अच्छा, अब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, 10 का पावर अगर मैं 2 करूं, देखो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप समझ जाना, रेजिंग पावर इज 2, बराबर। तो 10 का पावर 2 किया तो ये कितना हो जाएगा, 100 मॉड्यूलो 7। लेकिन मुझे पता है कि जब आप क्या है 13 7 ज़ा करोगे तो 91 होगा, 14 7 ज़ा करोगे तो 98 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 बचेगा। और मैंने ये भी कहा था कि आप है ना ये नंबर में से कुछ भी माइनस कर सकते हो। तो मैं ये जो 7 है उसका 14 वाला मल्टीपल के कोई भी हो सकता है। तो इन अदर वर्ड्स ये नंबर को जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो वो रिमाइंडर आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलो 7। देखो अब ये जो है ना 2, मुझे 1 लाने की कोशिश करनी है। 1 आएगा तो मेरा काम आसान होगा। तो आप देखो यहाँ पर एक स्टेप और मैं जाता हूँ, 10 का पावर 3 बराबर।
यानी मैंने क्या कर दिया, ये 10 का पावर 2 था ना, इंटू 10 कर दिया। देखो लिख कर बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो 10 का पावर 2 था, इंटू 10 कर दिया ताकि मुझे मिले 10 का पावर 3। ओके, और यहाँ पर 2 था तो उसको भी इंटू 10 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में आप इंटू 10 कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, 20 मॉड्यूलो 7। अच्छा, ये 20 मॉड्यूलो 7 है तो मुझे पता है कि 20/7 करोगे तो 6 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मॉड्यूलो 7। ये है 10 का पावर 3। अब दिमाग लगाओ, ये 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 होगा, और 7 के टेबल में 35 तो आता ही है, तो 1 आ जाएगा। तो अब ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, तो अब मैं क्या करूँगा, 10 का पावर 3 था उसका पावर 2 रेस करूँगा, ताकि 6 का भी पावर 2 रेस हो जाए। और अब मुझे ये पता है कि यहाँ 10 का पावर 6 है और ये 36 है। ओके, 36 मॉड्यूलो 7। अब मैं एकदम नज़दीक आ गया हूँ आंसर से। तो 10 का पावर 6 इज इक्वल टू ये 36 है, तो मुझे पता है 36/7 करोगे तो 1 बचेगा, तो ये है 1 मॉड्यूलो 7। हम नसीब वाले हैं अगर हमको ऐसे यहाँ पर 1 मिला है, क्योंकि अब कोई भी पावर बढ़ाओ, 1 का कोई भी पावर हो तो उसको कुछ बुरा नहीं लगता, वो सेम रहता है। तो आपको क्वेश्चन में 515 पावर दिया था, बराबर। तो देखो 515 पावर रेस करना है, 6 तो ऑलरेडी है, तो और कितना बढ़ाना है, तो एक गेस वर्क कर लेते हैं, बराबर। तो 6 8 ज़ा 48, तो 3 बचा, ये 35 हुआ। सो 6 5 ज़ा 30, तो बचा 5। इसका मतलब ये है कि ये 10 का पावर 6 है ना, उसका पावर में 85 रेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ 1 का पावर भी 85 रेस करना पड़ेगा और मिलेगा मॉड्यूलो 7। तो ये जब आप देखोगे, बराबर 80 इंटू 6 480, 480 और 30, ये 480 और 30 510 होगा। तो ये 1 मॉड्यूलो 7 है। तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पावर 515 चाहिए, तो 10 का पावर 5 और भी चाहिए। तो 10 का पावर 5 आपको चाहिए, तो आप उसको ला सकते हो। ऑलरेडी आपको क्या है, ऊपर कुछ वैल्यू तो थी, पता थी। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, आपने ऑलरेडी लिखा था कि 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलो 7। तो मैं इसमें आगे आता हूँ, 10 का पावर 4 स्क्वायर कर दिया। ओके, तो 2 का भी पावर 2 होगा, यानी पावर 2 रेस कर रहे हैं, तो 10 का पावर 2 और 2 पावर रेस कर दिया, इसका भी पावर 2, यानी बचेगा 4 मॉड्यूलो 7। अच्छा, अब इसी में आप इंटू 10 करो, यानी 10 का पावर 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 मॉड्यूलो 7, यानी ये हो गया 10 का पावर 5 इज इक्वल टू 40 मॉड्यूलो 7। और आप देखोगे 7 5 ज़ा 35, 5 बचेगा, तो ये है 5 मॉड्यूलो 7। 10 का पावर 5 इज इक्वल टू 5 मॉड्यूलो 7। अब आप सोचोगे सर आपने ये क्यों फाइंड किया, तो ये देखो मेरे पास अब 2 रिजल्ट है। ओके, और मैं इन दोनों को क्लब करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 10 का पावर 510 है इंटू 10 का पावर 5, यानी ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये जो रिमाइंडर है ना वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका रिमाइंडर था 1 और इसका रिमाइंडर था 5। हाँ, मॉड्यूलो 7 तो दोनों में ही था। तो इधर आप देखोगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 515, और ये क्या बन जाएगा, 5 मॉड्यूलो 7। तो अब मुझे ये मिला है, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। तो देखो वही था कि 10 का पावर 515 करोगे
तो 5 मॉड्यूलस 7 मिलना चाहिए और मुझे मिला है 5 मॉड्यूलस 7। तो ये प्रूफ भी हो गया। देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, और भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस है। मेन ट्रिक ये है कि आपको यहाँ 1 लाना है ताकि इधर कोई भी पावर चढ़ाए तो यहाँ पर पावर चढ़ाने में आपको इश्यू न हो। ओके, तो अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है। ये 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें अब जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। अब देखो जो आपने ये फाइंड किया तो वो रिमाइंडर ही है और ये नॉन नेगेटिव है, यानी पहला ही क्वेश्चन अलग वे से पूछा जा सकता है कि रिमाइंडर फाइंड करो। जो प्रूव दैट था इसी क्वेश्चन में हो सकता था कि प्रूव दैट के 10 का पावर 515 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव यू रिमाइंडर 5। तो यही मैंने साबित किया है। ओके, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि जब 10 का पावर 515 इज डिवाइडेड बाय 7 तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन इसी में भी आ सकता है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 11। तो देखो 79 है, उसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 7 जा 77, 2 बचेगा, यानी 79 को आप लिख सकते हो 2 मॉड्यूलो 11। अच्छा, ये 101 देखो 11 9 जा 99। ओके, सो आप देखोगे तो फिर 2 बचेगा रिमाइंडर, और 11 जा 121 होगा तो 4 बचेगा, यानी ये तीनों नंबर्स जब 11 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4 बचेगा। जब तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 16 मॉड्यूलो 11। ओके, और याद रखो जब ये 16 मॉड्यूलो 11 है तो मैंने कहा था ना कि ये छोटा कर सकते, तो 11 का कोई भी मल्टीपल 11 1 जा 11, इससे निकाल दो तो 16 डिवाइड बाय 11 करोगे तो 5 बचेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मॉड्यूलो 11। तो यहाँ पर देखो आपका फाइनल आंसर आ गया है 5 मॉड्यूलो 11। तो इस वे से भी हम क्या है हर अलग अलग नंबर को ये नंबर के साथ डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा आपस में इस रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करके वी कैन गेट द आंसर। ओके, अच्छा फिर इसमें देखिए एक टाइप है कि प्रूव दैट दिस इंटू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो सेम है, इसको भी आप डिवाइड करो 7 से, इसको भी 7 से डिवाइड करो और दोनों को फिर क्लब करके लिखो, तो रिमाइंडर हैज़ टू बी 6। अच्छा, ये देखो एक और एप्लीकेशन सेम टाइप के क्वेश्चन का, फाइंड द डिजिट इन द यूनिट का प्लेस। अब देखो सेम है, रिमाइंडर जो हम फाइंड करते हैं ना वही रिमाइंडर ही फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ। अब जब आपको यूनिट्स के प्लेस में डिजिट फाइंड करना है तो मॉड्यूलो 10 लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें पता है कि नंबर सिस्टम 10-10 के मल्टीपल में चलती है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 का पावर 12। ओके, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलो 10। अब मुझे पता है कि पावर 12 करना है, पहले पावर 6 कर दूं तो ये हो जाएगा 64 मॉड्यूलो 10, और मुझे पता है ये 10 का 6 मल्टीपल 60 या 64 डिवाइड बाय 10 करूँगा तो 4 बचेगा। अब जो चाहिए इसका और पावर 2 कर दो, यानी यहाँ पर 2 का पावर 12 हो गया, इधर भी पावर 2 रेस करोगे तो 16 होगा। अब 16 मॉड्यूलो 10 है तो 16 बाय 10 6 बचेगा, तो आपको यहाँ पर आंसर मिला 6। इसका मतलब ये है कि यूनिट का डिजिट जब आप ये 2 का पावर 212 करोगे तो यूनिट का डिजिट क्या होगा 6 होगा। अब आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर ऐसा क्यों, तो देखिए मैं कैलकुलेटर में करता हूँ 2 का पावर 12
टू, अच्छा अब देखो, 2 का पावर 6 करते हो तो 64 होता है, बराबर। और 2 का पावर 12 यानी 2 का पावर 6 का स्क्वायर यानी 64 का स्क्वायर, और 64 का स्क्वायर करते हो तो मिलता है तो मिलता है 4096। अब देखो, आपको ये यूनिट वाला प्लेस फाइंड करना था ना, तो इसलिए आप क्या है 10 से जब डिवाइड करोगे तो 4096 है, तो बचेगा क्या, 6 बचेगा। तो वही आंसर यहाँ पर निकल कर आया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि 3 का पावर 13 बराबर वो नंबर क्या होगा। इन्होंने कहा है कि भी एंड में क्या बचेगा, यूनिट प्लेस में 3 बचेगा। तो रियल में चेक कर लेते हैं। देखो 3 का पावर 4 कितना होगा, 81 बराबर। अब हम क्या करेंगे, 3 का पावर 4 का पावर 3 करेंगे ताकि ये 3 का पावर 12 हो जाए। तो इधर 81 का क्यूब होगा, तो मैं 81 का क्यूब करता हूँ तो ये आता है 531441। और हालांकि मुझे यहाँ पर एक और यानी ये जो 3 का पावर 12 है, मुझे इंटू 3 का पावर 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का पावर 13 यहाँ पर है। तो इधर भी मुझे 3 करना पड़ेगा, यानी 531441 इंटू 3 करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो जब मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा तो एंड में क्या आएगा, 3 आएगा। वही यहाँ पर आंसर आया था कि जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये जो यूनिट प्लेस है उसमें 3 आएगा। ओके, तो यहाँ इस वे से सेम कंसेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखो एक्सरसाइज 1.45 सिलेबस से हटा दी गई है, तो आपको 1.3 तक करनी है। तो एक्सरसाइज 1.3 को भी अच्छे से आप समझो। यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैज़ नो सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर रहा, मैं कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन था 3x इक्वल टू, देखो लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज क्या, जहाँ x का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये x है ना, इधर भी हो सकता है या रिमाइंडर में भी हो सकता है या डिवाइजर में भी हो सकता है, वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैज नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है कि नहीं है वो देखते हैं। 3x इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलो 6। ओके, ये ऐसे है। तो आपको क्या करना है कि ये पहला और आखिरी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी ये 3 और 6। तो अब देखो कैसे सोचना है कि कोई छोटा नंबर है, वो देखो क्या छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है, यस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों को हम 3 से, छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये पहला काम हुआ। अब आपको क्या करना है कि ये जो 2 है, 2 डिवाइड बाई 3, यानी 2 डिवाइड बाई 3 क्या इंटीजर है। अगर है इंटीजर तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो यहाँ पर तो नॉट एन इंटीजर, तो इसका मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। चलो अभी भी थोड़ा डाउट है तो दूसरा क्वेश्चन देखो। 4x इक्वल टू, देखो ये लीनियर लिखा है ना, लीनियर में यहाँ इक्वल टू साइन है, बराबर, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 3। तो क्या करना है, ये दो नंबर लेने हैं 4 एंड 3।
अब मुझे बताओ क्या 3 के टेबल में 4 आता है? नो। जब ऐसा नहीं है तो याद रखो इन दोनों को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। और जब ये 1 आया तो हमेशा देखो ये कोई भी यहाँ पर नंबर हो, बराबर, इधर अगर 1 आ गया, क्योंकि एनी नंबर यहाँ जो रिमाइंडर है वो 1 2 3 कोई भी हो, लेकिन इधर अपने को 1 मिला तो एनीथिंग डिवाइड बाय 1 हमेशा इंटीजर ही होगा। तो आप देखो ना यहाँ पर कि ये 1 डिवाइड बाय 1, क्या ये इंटीजर है? यस, इंटीजर है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन है। अब कितने सॉल्यूशन होंगे तो ये इस नंबर पर डिपेंड करेगा। ये 1 आया तो 1 सॉल्यूशन होगा, तो 1 सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं कि इट हैज 1 यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब ये पता कैसे चलेगा कि सर ये कौन सा सॉल्यूशन है? तो देखो ये मॉड्यूलो 3 है ना, तो 0 से लेकर 3 तक किसी में भी इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, 3 है तो हम एक लेस करते हैं यानी 2। सो ये 3 है तो इट हैज 1 यूनिक सॉल्यूशन फ्रॉम, अब हमेशा 0 से शुरुआत करो, 0 1 2। देखो ये 3 है ना तो हम 2 तक आएंगे, अगर यहाँ 5 होता तो 4 तक आते। अब ये कैसे समझो, आपको क्या करना है कि पुट करना है x की वैल्यू 0 1 2, किस में पुट करना है? जो आपको दिया था उसमें। जैसे अगर x 0 है तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू समथिंग मॉड्यूलो 3। ये समथिंग रिमाइंडर खुद सोचना है। देखो ये होगा 0, अब 0 डिवाइड बाय 3 करोगे तो एनीवे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, बराबर। अच्छा, x की वैल्यू 1 रखो तो 4 इंटू 1 4, 4 इज इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 3। तो मुझे बताओ 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। एंड x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 3। 8 डिवाइड बाय 3 करोगे तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। अब आपको ये देखना है कि आपको जो पैटर्न दी थी 4x इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 3, मॉड्यूलो 3 तो है लेकिन 1 किस में आया? तो 1 इधर आया, बराबर। तो इसका मतलब कि ये वैल्यूज में से सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ, यानी x इक्वल टू 1 ये इसको सॉल्व करेगा, इसलिए देखो 1 यूनिक सॉल्यूशन। ओके, देखो इजी है, धीरे धीरे समझ में आएगा, बराबर। हो सके फिर से एक बार वीडियो आप देख लो। अच्छा, अब चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। ये बड़ा है तो क्या है, ज़्यादा क्लियर होगा। या चलो ये करते हैं, 12x इक्वल टू 9 मॉड्यूलो 15। 12x इक्वल टू 9 मॉड्यूलो 15। ओके, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था कि ये 12 और 15 में सोचो, क्या 12 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है, बराबर। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप ये देखो कि क्या और कोई ऐसा नंबर है बड़ा वाला जिससे ये दोनों क्या है कि डिवाइड हो जाए। तो हाँ, तो ऐसा नंबर है, वो कौन सा है? 3 है। आप 3 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पर तो आपने 1 लिया था, और देखो यहाँ 3 नहीं ले सकते थे ना, क्योंकि 4/3 इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, बट यहाँ पर देखो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, बड़ा वाला नंबर देखना है, तो ये बड़ा तो यहाँ पर 3 है। अब इसका मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप ये सोचना है कि क्या ये 9 डिवाइड बाय 3 इंटीजर है? यस, ये इंटीजर है। इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? 3। सो देयरफॉर
हम लिखेंगे इट हैज़, ये जो आया है ना 3, तो 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल फ्रॉम, अच्छा कौन से वैल्यू से लेकर, मैंने कहा था 0 1 से लेकर, और कहाँ तक रुकना है। अब ये 15 है तो कहाँ रुकेंगे, 14 में रुकेंगे। ओके, तो इसका 3 सॉल्यूशन मिलेगा 0 और 14 के बीच में। तो चलो एक्स की वैल्यू करते हैं, टाइम पास बहुत होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो x 0 1 2 3 4 5, ओके 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो 0 से लेकर 14 तक मैंने लिखा। अब इसमें रखना है कि 12 इंटू 0 इज इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 15। यहाँ पर 12 इंटू 1 इज इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 15। 12 इंटू 2 इज इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 15। 12 इंटू 3 इज इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 15। 12 इंटू 4 इज इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 15। 12 इंटू 5 डैश मॉड्यूलो 15। अब देखो बोर तो आप भी हो रहे हो, मैं भी हो रहा हूँ, क्या करें, आपके लिए देखो सब मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, 12 इंटू 7 इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 15। ओके, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू डैश मॉड्यूलो 15। 12 9 इज डैश मॉड्यूलो 15। 12 10 डैश मॉड्यूलो 15। 12 11 डैश मॉड्यूलो 15। 12 12 डैश मॉड्यूलो 15 एंड 12 13 इज डैश मॉड्यूलो 15। हाँ, अब 12 14 इज डैश मॉड्यूलो 15। हाथ दर्द हो गए। अच्छा, अब देखो ये तो 0 है। अच्छा, 0 डिवाइड बाय 15 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अच्छा, ये 12 है और ये 15 है। तो देखो जब ऑलरेडी ये नंबर छोटा है ना, तो एज इट इज रखो, क्योंकि 15 इंटू 0 बराबर, तो अल्टीमेटली कुछ बनेगा नहीं। तो ये 12 क्यों लिखा, क्योंकि 12 माइनस 12 0 डिवाइड बाय 15, वो 0 इंटीजर होगा। तो जब देखिए वैल्यूज एस वे से है बराबर, तो वो जो नंबर है वही यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये 24 है। अच्छा, 24 डिवाइड बाय 15 करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अच्छा, 36 बाय 15 तो 6 बचेगा। 48 15 तो 3 बचेगा। 60 बाय 15 तो यहाँ 0 बचेगा बराबर। देन ये है 72, तो 72 है 15 4 60, तो ये 12 बचेगा। 12 7 84, तो इसमें 9 बचेगा रिमाइंडर। देन 12 8 96 होता है बराबर, तो 6 बचेगा। 15 6 90 है। देन 12 9 108, वो 105 इसके टेबल में 15 में आता है, तो 3 बचेगा। तो ये 120 है। ओके, तो 120 है, तो यहाँ 0 बचेगा क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल है। देन 12 11 132 होता है। ओके,
और तो इसमें 12 बचेगा, क्योंकि आप क्या है 15 8 जा करोगे 120 होगा। देन ये है 144, ओके, और 15 9 जा करोगे तो 135, 9 बचेगा। देन 12 13 156 होता है, 156 एंड 15 10 करोगे तो 150 होगा, यानी 6 बचेगा। एंड 12 14 करोगे तो 168 होता है, और 15 11 165 होता है, तो 3 बचेगा। तो ये मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पर मुझे तो ये देखना है कि 9 कब आता है, क्योंकि वी आर कंसर्न विथ द वैल्यू 9, ओके। तो अब देखो मुझे यहाँ पर एक बार 9 मिला था, यहाँ पर एक बार 9 मिला था, और यहाँ पर एक बार 9 मिला था। तो आप देख सकते हो कि 9 एज ए रिमाइंडर कितनी बार आया है, तो 1 2 3 बार आया है। और यहाँ जो मैंने कहा था कि 3 सॉल्यूशन है इनमें से, तो ये वही 3 है, यानी x की वैल्यू 2 7 12 जब होगी तब आपका रिमाइंडर 9 आएगा, ओके। तो वो इससे पता चलता है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। हालांकि ये पूरा का पूरा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने किया था। और नेक्स्ट सम में भी इन्होंने ऐसा किया है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये देखिए 7 और 13। तो आपको ये देखना है कि 7 और 13 में कौन सा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि 7 के टेबल में तो 13 आता नहीं है, वरना तो हम 7 ही लिख देते। तो ऐसा कोई नंबर स्पेसिफिक मुझे नहीं मिला, तो जहाँ कोई दूसरा नंबर नहीं है तो 1, इसका मतलब इट हैज़ 1 पॉसिबल सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन एक ही है। और वो कौन से रेंज में आएगा, जैसे मॉडुलो 13 है तो 0 से लेकर 12 तक आपको टाइम पास करना है, x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक रखनी है। तो कोई एक ही बार ऐसा होगा जहां पर रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आप देखो यहाँ पर रिमाइंडर 2 कब बचा, यहाँ पर बचा, और किसी में भी रिमाइंडर 2 नहीं बचा है। इसका मतलब कि x की कौन सी वैल्यू पे आपकी ये सेटिस्फेक्शन हुई इनइक्वालिटी की, तो ये 4 पे हुई। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 4 विल सेटिस्फाई द गिवन कॉन्ग्रुएंस, ओके। तो x इक्वल टू 4 विल सेटिस्फाई गिवन कॉन्ग्रुएंस जब रिमाइंडर 2 होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 10 x is congruent to 2 modulo 13 be the unique general solution। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 2 मोडुलो 13 है वो तो लिखा ही है बराबर। तो x की वैल्यू जब 4 हो तो ये 2 मोडुलो 13 ये सेटिस्फाई हो जाएगा। So anyway, I hope you are able to get this concept. Similarly देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 and 5। तो हम देखेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर जिससे हम दोनों डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या हुआ 1 है, ओके। 2 नहीं ले सकते क्योंकि 5/2 इंटीजर नहीं होगा। और वो कहाँ तक सॉल्यूशन में आएगा, तो ये देखो 5 है तो 0 से लेकर 4 तक में कोई एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि ये वैल्यू 1 थी। और आपने ये सभी वैल्यू 0 से लेकर 4 तक पुट की तो वैल्यू 3 एक ही बार आई, ओके। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये कब हुआ, ये तब हुआ जब वैल्यू ऑफ x वॉज 4। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है। और याद रखो
ये जो यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 4, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। और अब यहाँ पर देखो यूनिक जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3, 5, इसमें भी एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है, और 1 मॉड्यूलो 5, तो ये 1 कहाँ पर आया है, इस जगह पर आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ x की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 2 रख सकते हैं। ओके, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, तो ये आपका बन गया है यूनिक जनरल सॉल्यूशन। यानी यूनिक जनरल सॉल्यूशन में आप क्या करोगे कि आपको ये जो x की वैल्यू मिली है बराबर, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू वहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ 2 आया तो 2 मॉड्यूलो 5, ऊपर वाले सम में यहाँ पर देखो आपको 4 आया था, तो आप लिखोगे x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 की जगह 4 मॉड्यूलो 5। ओके, तो ये इस वे से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको 4 आया था, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 13। ओके, यहाँ पर है ना 4 मॉड्यूलो 13 होना चाहिए, ये 4। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो 2 and 6, तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर 2 हो सकता है। यानी इसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि 4/2 इज पॉसिबल। ओके, तो 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और आपको ये देखना है कि 4 कब आएगा। तो 4 2 केस में आया है। सो जब x की वैल्यू 2 रखी है तभी भी 4 आया है, और जब 5 रखी है तभी भी आया है। यानी x की वैल्यू 2, 5 ये दोनों हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या लिख सकते हैं कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मिला तो 2 मॉड्यूलो 6, 5 मिला तो 5 मॉड्यूलो 6, यानी दोनों चलेगा। तो सिमिलरली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, तो और कुछ डाउट हो तो मुझे बताना। बाय बाय।